नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं बिजी में ग्रुप क्या होते हैं, किस ग्रुप के अंदर कौन से अकाउंट मास्टर क्रिएट किए जाते हैं, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, किसके अंडर वो बने होते हैं। इसके अलावा हम अकाउंट मास्टर कैसे क्रिएट किए जाएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी इसमें दिया जाएगा कि कौन से लेजर आपको किस ग्रुप के अंदर बनाने चाहिए। और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि इन्वेंट्री मास्टर को कैसे क्रिएट किया जाएगा। इन्वेंट्री मास्टर में आपका आइटम ग्रुप हो गया, आइटम मास्टर हो गया, यूनिट हो गया, ये कहाँ से हम क्रिएट करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस सेशन से मिलने वाली है। इसके पहले हमने अभी तक जो वीडियो में समझा है वो अकाउंटिंग क्या होती है इसके बारे में समझ चुके हैं हम। उसके अलावा बिजी का सेटअप कैसे रन करना है, डेटा पाथ क्या होती है, कैसे सेट किया जाता है उसे, कहाँ पर रन करना चाहिए, और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें और एडिट कैसे करना है, कंपनी के ऑप्शन क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आप मेरे लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो आइए हम चालू करते हैं। ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप में कुल बिजी में टोटल 29 ग्रुप होते हैं, जिसमें 10 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 19 अकाउंट ग्रुप जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं, जो 10 प्राइमरी ग्रुप के ही अंडर बने होते हैं। ये अकाउंट ग्रुप होते क्या हैं? ये अकाउंट ग्रुप आपने देखा होगा, यदि आप कॉमर्स से पढ़े हुए हैं तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट यदि हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब हमें प्रोफॉर्मा बनाने के लिए दिया जाता था, तब वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें आती थी ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हम उसी को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता था? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। तो ये जो हेड की बात कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे बिजी में ग्रुप के नाम से बने हुए हैं, जिसे अकाउंट ग्रुप भी बोला जाता है। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लाइबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट आता है, आपका लोन लाइबिलिटी आती है, करंट लाइबिलिटी आती है। एसेट साइड में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स आती है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, करंट एसेट्स आती हैं। तो ये सारे ग्रुप जो बने हुए हैं बिजी में, 29 ग्रुप आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपको जो भी मास्टर बनाने, जो भी लेजर बनाने, इन किसी न किसी एक ग्रुप में ही वो जाएगा। अब ये नेचर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप। लिस्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप में सबसे पहले बैंक अकाउंट दिया हुआ है, जो कि अंडर बना हुआ करंट एसेट्स। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है करंट एसेट्स, ये प्राइमरी ग्रुप है और इसका सब ग्रुप हो गया बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट जो है करंट एसेट्स ग्रुप के अंडर बना हुआ है। बैंक ओडी, बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ये बना हुआ है लोन लायबिलिटी ग्रुप के अंदर। यहाँ पर ये प्राइमरी ग्रुप है या नहीं है, ये यहाँ यस और नो में भी आपको दिख रहा होगा कि ये नो, एन मतलब नो, वाई मतलब यस। तो ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है, लोन लायबिलिटी ग्रुप के ही अंदर बना हुआ है। कैपिटल अकाउंट जो है ये प्राइमरी ग्रुप है, तो ये प्राइमरी मतलब स्वतंत्र, किसी के अंडर नहीं बना है। तो यहाँ पर आप अंडर ग्रुप में भी खाली देख रहे हैं। ऐसे कैश इन हैंड प्राइमरी ग्रुप है या नहीं है? नहीं है, ये करेंट एसेट्स ग्रुप के अंदर बना हुआ है। तो ये सारे ग्रुप जो है ये लिस्ट के थ्रू हम देख सकते हैं एक साथ, ये कितने ग्रुप हैं? 29 ग्रुप हैं। तो अभी हम इसको समझने वाले हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर या कौन सा अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले 10 प्राइमरी ग्रुप जो बने हुए हैं ऑलरेडी, उसमें से हम पहले समझने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये ग्रुप जो दिया हुआ है बिजी में, ये इस ग्रुप के अंदर कौन से अकाउंट मास्टर क्रिएट किए जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्रुपिंग जो हम मास्टर क्रिएट करते हैं, इसकी ग्रुपिंग आपकी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है दिया हुआ? कैपिटल अकाउंट। इस ग्रुप के अकाउंट ग्रुप के अंडर बिजनेसमैन के नाम का लेजर बनाया जाता है, जैसे रवीज कैपिटल अकाउंट। इस ग्रुप के अंदर ड्राइंग्स, LIC, इनकम टैक्स के लेजर भी बनाए जाते हैं।
तो हमने डेफिनेशन में समझा था कैपिटल अकाउंट क्या होता है जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। तो बिजनेसमैन जो भी अपनी कैपिटल लगाता है स्टार्टिंग में, कैश हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी लगा रहा है वो उसकी कैपिटल कहलाती है। तो रवीज कैपिटल अकाउंट एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो प्रोपराइटर के नाम का लेजर जो है वो इस ग्रुप के अंदर बनेगा, और इस ग्रुप के अंदर वे सभी लेजर बनेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते, जैसे ड्राइंग्स। जैसे ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। जैसे कैश निकाल लेना पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी। एल आई सी प्रीमियम भी पर्सनल होता है, इसीलिए वो एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाता है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर बनेगा। इनकम टैक्स भी इसी ग्रुप के अंदर बनेगा। ये क्या करेंगे, ये लेजर जो हैं कैपिटल अकाउंट को माइनस करते चले जाएंगे। उसके अलावा जो दिया हुआ सेकंड, लोन लायबिलिटी। लोन मतलब होता है ऋण, लायबिलिटी मतलब दायित्व। इस ग्रुप के अंदर सभी प्रकार के लोन अकाउंट वाले लेजर बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ SBI लोन अकाउंट। ये एक प्राइमरी ग्रुप है, इसके अंदर सब ग्रुप हैं। तो सब ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से लेजर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर SBI लोन अकाउंट मतलब यदि हमने कोई लोन लेके रखा है तो उसके अंदर लेजर बनाया जाएगा SBI लोन अकाउंट, जैसे लोन लायबिलिटी ग्रुप के अंदर बनाया जाएगा। करंट लायबिलिटी जो है इस ग्रुप के अंदर सभी प्रकार के करंट लायबिलिटी वाले लेजर बनाया जाता है। जैसे TDS का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा लायबिलिटी जो कि आपका लायबिलिटी फ्लक्चुएट होती रहती है साल में। फ्लक्चुएट होती रहती है का मतलब ये है कि घटती बढ़ती रहती है। तो इसके अंदर सब ग्रुप बहुत सारे, जैसे आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब वे व्यक्ति जिससे आप माल खरीद रहे हैं। तो कभी उनको सपोज़ 1 लाख रुपए देना रहा, कभी उनको 1.5 लाख रुपए देना रहा। पेमेंट करने के बाद पता चला कि 50,000 ही बैलेंस बचा। तो इनका अमाउंट जो है देने का मतलब जो हमारी लायबिलिटी बन रही है वो फ्लक्चुएट हो रही है, एक साल के अंदर घटती बढ़ती रहती है, तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी कहलाती है। उसके बाद 4th नंबर में है हमारा क्या, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर एसेट्स वाले लेजर बनेंगे। जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स हैं। तो ये सारे लेजर जो है हमारे फिक्स एसेट्स अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेंगे। इन्वेस्टमेंट ये यदि हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर ये सब खरीदती है तो एक प्रकार से वो इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट कर रही है मतलब उसको ये नहीं मालूम कि प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। तो वे सभी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर के लेजर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर बनेंगे। करंट एसेट्स एक सब ग्रुप, एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर करंट एसेट्स वाले लेजर बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं। तो सब ग्रुप के अंदर जो लेजर बनेंगे वो हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। करंट एसेट्स का एक डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं क्या होती है करंट एसेट्स। ऐसी एसेट जो कि आपके साल में फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे करंट लायबिलिटी मैंने एग्जांपल बताया, फ्लक्चुएट होती रहती है मतलब जैसे एक स्टॉक हो गया, स्टॉक आज 5 लाख का है, फिर बिकने के बाद 4 लाख का बचा, फिर ख़रीदने के बाद 10 लाख का हो गया। तो ये एसेट है आपकी, लेकिन ऐसी एसेट जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है, बिजनेस को ऑपरेट करने में काम की ली जाती है, तो वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो उसमें ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं और बहुत आगे के सालों तक के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे लाइसेंस फीस पे करना या कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा किया जाना जो जिसका यूज़ हमारे कई आगे के साल तक किए जाएंगे। जैसे लाइसेंस हमें 10 साल के लिए मिला है और उसकी कॉस्टिंग जो थी 1 लाख रुपए की थी, तो हम 10 बराबर हिस्सों में बांटेंगे उसके हर साल में। तो ये स्टार्ट में जो इस्टेब्लिश करने में जो किए जा रहे हैं ऐसे खर्चे वो हमारे प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उनके लेजर हमारे किस ग्रुप में बनेंगे, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सस्पेंस अकाउंट भी
बिजी में दिया हुआ है, ये एक ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, इसके अंदर भी हम सस्पेंस का लेजर बना सकते हैं। अब सस्पेंस की ज़रूरत तो होना नहीं चाहिए। सस्पेंस अकाउंट तब खोला जाता है जब आपको कोई ऐसी गलती है जो मिल नहीं रही है, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है हमारी जर्नल एंट्री करने में, जोड़ने में, घटाने में, जो हमें ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है। तो उस समय हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। डेबिट का बैलेंस का हमारा तो डेबिट साइड बैलेंस बना के हम सस्पेंस अकाउंट लिख के हम डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को इक्वल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट देने का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तो गलती की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्यों दिया जाता है? एक खास बात सॉफ्टवेयर की ये भी होती है कि आप जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट करोगे। लेकिन मैनुअल में क्या हो सकता है कि जैसे आपने 1000 रुपये डेबिट किया तो धोखे से आपने 100 रुपये क्रेडिट कर दिया, तो 900 का आपका वहाँ पर डिफरेंस चला आएगा। तो यहाँ पर वो मिस्टेक से बचा जा सकता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करने पर। लेकिन तब भी सस्पेंस अकाउंट को ग्रुप दिया हुआ है। उसका कारण ये है कि यदि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप कोई बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो डेट का कॉलम होता है, एक चेक नंबर या रेफरेंसेस का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वहाँ पर, एक होता है विड्रॉल का, दूसरा होता है डिपॉजिट का, लास्ट होता है बैलेंसेस का। आपके सामने स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आप एंट्री कर रहे हैं, आपको डिपॉजिट साइड किसी का चेक डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा है। आपको मालूम है कि बैंक डेबिट होने वाला है, लेकिन क्रेडिट क्या होने वाला है ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन जब आप बैंक की एंट्री कर रहे होते हैं तब आपको बैंक को टैली भी करना होता है, उसका बैलेंस मिलाना भी होता है। तो उस समय आपको एक एंट्री यदि नहीं मालूम है और बैंक को टैली भी करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट, मतलब कहने का मतलब ये है कि बैंक डेबिट हो रहा है ये मालूम है, लेकिन क्रेडिट क्या हो रहा है ये आपको नहीं मालूम है। उस समय आपको सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप सस्पेंस अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे जो कि सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेगा, और आप वो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो आपका बैंक स्टेटमेंट टैली हो जाएगा। लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में आएगा, चाहे डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा। लेकिन ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है ये आपको आखिर में जाके क्लियर करने होंगे। मतलब वो चेक जब आपको पता चल जाएगा कि किसी पार्टी का था तो वो पार्टी आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट की जगह, तो वो सस्पेंस अकाउंट ख़त्म हो जाएंगे। अगला जो है इसमें दिया हुआ रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट एक प्री डिफाइंड प्राइमरी अकाउंट ग्रुप दिया हुआ है इसमें। इस अकाउंट ग्रुप के अंदर पहले से ही सेल्स, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम के ग्रुप बने होते हैं बिजी में। उसके बाद दिया हुआ है प्राइमरी ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बना होता है, तो जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इसी लेजर से एडजस्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद 19 सब ग्रुप है, और इसमें रेवेन्यू अकाउंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं वो हम समझने वाले हैं। ये सब ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो गए। 11वें नंबर का सेल है, तो सेल भी एक ग्रुप दिया हुआ है बिजी में। अब इस ग्रुप के अंदर कौन से लेजर क्रिएट किए जाएंगे, कौन से अकाउंट मास्टर क्रिएट किए जाएंगे, तो इस अकाउंट ग्रुप के अंदर सभी प्रकार के नगद या उधार, क्रेडिट सेल या कैश सेल के लेजर बनाए जाएंगे। जैसे कैश सेल का लेजर बनाना है तो आपको सेल्स अकाउंट ग्रुप के ही अंडर बनाना होगा। क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न का लेजर भी इसी अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेगा। परचेस अकाउंट, परचेस का ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर भी कैश परचेस हो गया, क्रेडिट परचेस हो गया, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, परचेस रिटर्न, इसके लेजर इस ग्रुप के अंदर बनेंगे। फिर आता है इनकम, डायरेक्ट या ऑपरेटिंग। ऐसी कोई इनकम जो माल को खरीदते समय हो रही है, इनकम डायरेक्ट या ऑपरेटिंग अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, फीस के लेजर भी इस ग्रुप के अंदर बनाएंगे। फिर आता है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग। तो माल को खरीदते समय या बनाते समय, ऐसी कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो माल का प्रोडक्शन करते समय किए जा रहे होंगे ऐसे खर्चे, या तो माल को खरीदते समय उसको गोडाउन तक पहुंचाते समय जो खर्चे किए जाते हैं वो
हमारे कौन से खर्चे कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हो गई, ऑक्ट्रॉय जो पहले लगता था वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेल से यदि माल आ रहा है आपका तो रेलवे फ्रेट का एक एक्सपेंसेस होगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस का एक लेजर होगा, जो कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ग्रुप में जाएगा। इनकम, वो भी इनडायरेक्ट इनकम, ऐसी कोई इनकम जो व्यापार के चलाने के अलावा हो रही होगी, जैसे कि आपके बैंक से इंटरेस्ट मिल जाना, कमीशन मिलना, कार बेच रहे थे उसमें प्रॉफिट हो जाना, इन्वेस्टमेंट कोई किया है उसमें डिविडेंड मिला है आपको तो वो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो ये सारे लेजर किसके अंदर बनेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर बनेंगे। एक्सपेंसेस, वो भी कौन से, इनडायरेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो व्यापारी जो व्यापार चला रहा है, व्यापार में जितने भी खर्चे किए जाएंगे व्यापार से संबंधित होने चाहिए, तो वो सारे खर्चे कौन से कहलाएंगे, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी देना, रेंट देना, इंटरेस्ट देना, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का खर्चा, पोस्टेज का, डेप्रिसिएशन, शॉप के खर्चे, मिसलेनियस छोटे छोटे खर्चे, व्हीकल एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये खर्चे एक्सपेंसेस एक बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ग्रुप जो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर बना हुआ है, कौन सा है ये, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये एक सब ग्रुप दिया हुआ है जो कि प्राइमरी ग्रुप कैपिटल अकाउंट ग्रुप के ही अंदर बना हुआ है। तो इस अकाउंट ग्रुप में कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाकर प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करती है। जैसे जनरल फंड का एक लेजर बनेगा और जो भी सरप्लस होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। जनरली इसमें शेयर होल्डिंग कंपनी एक लेजर अपना एक बनाती है जनरल फंड के नाम से, तो वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है इस ग्रुप में। ग्रुप जो बना हुआ है लोन लायबिलिटी ग्रुप के अंदर, ये लोन लायबिलिटी जो हमने अभी देखा था प्राइमरी ग्रुप में, लोन मतलब ऋण, लायबिलिटी मतलब दायित्व, इसके अंदर आपके सब ग्रुप बने हुए तीन, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ये तीनों सब ग्रुप हैं किसके, लोन लायबिलिटी ग्रुप के। तो बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, इस अकाउंट ग्रुप के अंदर ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट या करंट अकाउंट वाले कैश क्रेडिट मतलब सीसी लेजर वाले लेजर बनाए जाएंगे। बैंक से हमने यदि कोई कैश क्रेडिट लिमिट लेके रखी है या ओवरड्राफ्ट हम करते हैं यदि बैंक से, तो वही लेजर आपको किस में बनाने हैं, बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप में बनाने हैं। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा कोई लोन जिसको लेते समय आपको कुछ मोर्टगेज रखना पड़ा, मतलब गिरवी रखना पड़ा, तब जाके आपको लोन मिला। जनरली या आपने देखा होगा कि बैंक से लोन लेते हैं हम तो वहाँ कुछ ना कुछ हमको सिक्योरिटी के तौर पे रखना होता है, तो वे लोन हमारे सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। तो उस समय आपका जैसे SBI से हमने लोन लिया था और उसके अगेंस्ट में हमने कुछ मोर्टगेज रखा है, तो वहाँ पर आपको SBI लोन अकाउंट बनाना होगा और वो जाएगा सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंदर। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसको लेने पर कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी, मतलब जनरली आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया होगा, कोई रिश्तेदार से लोन लिया होगा, या बहुत सारी एजेंसियां हैं जो आपको लोन देती है बिना कोई सिक्योरिटी से, या बैंक भी आपको बिना कोई सिक्योरिटी से भी लोन देते हैं, तो वे लोन आपके अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंदर बनेंगे। अगला दिया हुआ है ग्रुप अंडर करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी भी एक प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप के अंदर कौन कौन से सब ग्रुप दिए हुए हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविज़न, एक्सपेंसेस पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, ये तीन जो सब ग्रुप बने हैं वो करंट लायबिलिटी प्राइमरी ग्रुप के ही अंडर बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या दिया हुआ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ये जो ग्रुप दिया हुआ है अकाउंट ग्रुप, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट मास्टर क्रिएट किए जाएंगे या कौन से लेजर बोल सकते हैं हम, कौन से लेजर हमारे बनेंगे, क्रिएट किए जाएंगे या ऐड किए जाएंगे। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ड्यूटीज़ मतलब दायित्व होता है, टैक्सेस मतलब कर होता है। तो इस ग्रुप के अंदर सभी प्रकार के टैक्स के लेजर बनाए जाएंगे, जैसे IGST हो गया, CGST हो गया, SGST हो गया, सेस हो गया, TDS के लेजर हो गए। ये सारे लेजर जो हैं या अकाउंट जो हैं वो किसके अंदर बनेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर। अकाउंट की बात मैं कर रहा हूँ या लेजर की बात कर रहा हूँ तो बात एक ही है, अकाउंट भी बोलते हैं लेजर भी बोलते हैं।
तो प्रोविज़न एक्सपेंसेस पेबल, तो ये जो ग्रुप दिया हुआ है अकाउंट ग्रुप, इसके अंदर कौन से लेजर क्रिएट किए जाएंगे? आयोजन जो प्रोविज़न बनाया जाता है, जैसे मार्च का एक बिजली का बिल जो है हमें अप्रैल में प्राप्त होता है, लेकिन वह बिल मार्च का है, इसलिए उस बिल की राशि का आयोजन मतलब प्रोविज़न बनाया जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, क्लोज हो जाता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। हमारा फाइनल अकाउंट क्लोज होने पर हमें सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम को शामिल करना होता है, लेकिन ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो कि मार्च से संबंधित हैं, मार्च से रिलेटेड है, लेकिन उनका बिल हमें नेक्स्ट मंथ में मिलता है और पेमेंट भी स्वाभाविक सी बात है कि नेक्स्ट मंथ में ही होगा, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो हैं वो मार्च से रिलेटेड हैं, 31 मार्च तक के किए गए हैं। तो 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। एक्सपेंस हमें डेबिट करना होगा क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन अभी पे नहीं किए गए हैं, वो हमें बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा एज अ लाइबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो हमें बिल मिलता है मार्च वाला, वो अप्रैल में मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है पेमेंट भी अप्रैल में ही होगा। तो हम एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम किस ग्रुप में बनाएंगे? प्रोविज़न एक्सपेंसेस पेबल ग्रुप अकाउंट ग्रुप के अंदर बनाएंगे। और एंट्री कैसी पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल बिल पेबल अकाउंट। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल अकाउंट है, ये हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखाई देगा। और किस ग्रुप के अंदर दिखाई देगा? प्रोविज़न एक्सपेंसेस पेबल ग्रुप के अंदर। फिर अगला है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर जो होते हैं हमारे, वे कंपनी होती हैं, फर्म होते हैं या व्यापारी होते हैं जो हमें उधार माल देते हैं, मतलब जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। तो वे सभी अकाउंट लेजर जो है वो किसके अंदर बनेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर बनेंगे। अगला दिया हुआ है ग्रुप अंडर करंट एसेट्स। तो अभी मैंने आपको करंट एसेट्स बताया था, चालू संपत्ति बोलते हैं इन्हें। तो इसके अंदर 6 सब ग्रुप बने हुए हैं, तो एक एक को समझते हैं। स्टॉक इन हैंड, तो इस ग्रुप के अंदर स्टॉक का लेजर बनाया जाएगा। कोई भी यदि स्टॉक से रिलेटेड आपको लेजर बनाना है तो किस ग्रुप के अंदर बनाएंगे आप? स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंदर। सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिट एसेट्स, ये भी एक ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर बनेगा? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कभी टेलीफोन लगवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगवाते हैं, या जीएसटी नंबर लेना है, तो जीएसटी में तो अभी कोई डिपॉजिट नहीं लगता है, लेकिन पहले 10 नंबर लेने पर डिपॉजिट देना होता था। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी लगवा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना होता है, या किसी चीज़ की डीलरशिप ले रहे हैं, एजेंसी ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। तो अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे कर दिया है कंपनी को, अब उसकी ट्रांजैक्शन तो हो गया हमारा। अब वो ट्रांजैक्शन होने पर सिक्योरिटी का लेजर जो है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर, वो किस ग्रुप में जाएगा? तो वो सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप में जाएगा। जैसे आपने प्रीपेड इंश्योरेंस भी किया है, नेक्स्ट ईयर का इसी साल पे कर दिया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर भी आप सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप के अंदर बनाएंगे। डिपॉजिट मतलब जमा होता है, एसेट मतलब संपत्ति होती है। लोन एंड एडवांसेस एसेट्स, लोन मतलब होता है ऋण, एडवांसेस मतलब होता है अग्रिम, एडवांस में देना, एसेट मतलब संपत्ति। तो इस ग्रुप के अंदर कौन से लेजर बनेंगे? यदि आपने किसी को लोन दिया है जो कि आपकी क्या हो गई? एसेट्स हो गई, तो उस व्यक्ति के नाम का लेजर आप किसके अंदर बनाएंगे? लोन एंड एडवांसेस एसेट्स ग्रुप के अंदर। कई बार हमारे फर्म में कुछ एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी भी देनी होती है, तो एडवांस सैलरी का लेजर या उस एम्प्लॉय के नाम का लेजर भी आप इस ग्रुप के अंदर बना के ट्रांजेक्शन पास कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप का जो इफेक्ट है वो आपके एसेट साइड आएगा बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जो जिनको आप उधार माल बेचते हो, वे व्यापारी कंपनी या फर्म जिनको हम उधार माल बेचते हैं, तो वे सभी अकाउंट लेजर जो है किसके अंदर बनेंगे? सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर बनेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर कैश का लेजर या पेटी कैश का लेजर या कैश एट तिजोरी, ये भी आप बनाते हैं, तो किसके अंदर बनाएंगे? कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर बनाएंगे। बैंक अकाउंट एक ग्रुप दिया हुआ है, इसके अंदर सेविंग अकाउंट वाले जो भी बैंक के लेजर हैं हमारे, वो सब इसी ग्रुप के अंदर बनेंगे।
अगला दिया हुआ अकाउंट, क्या लिखा हुआ है इसमें, एक कंपनी या फर्म में जितने भी लेजर होते हैं वे सभी अकाउंट से जाकर ही बनाए जाते हैं। बिजी में अकाउंट मास्टर में जाएंगे, वहाँ अकाउंट आएगा, अकाउंट में ऐड आएगा, ऐड से जाके आप सारे अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सैलरी का अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, TDS है, SGST, IGST, पोस्टेज चार्जेस, बैंक कमीशन और भी बहुत सारे अकाउंट मास्टर जो है वो हमें बनाने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं या ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर बिजी 21 की हम बात करें तो यहाँ पर 81 ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लेजर बने होते हैं। अधिकतर अकाउंट लेजर व्यापारिक संस्थाओं के अनुरूप ही बने होते हैं, जिससे कोई भी व्यापारी इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद पहले दिन से काम करना शुरू कर देता है। और यदि किसी अकाउंट लेजर की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे डिलीट भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बिजी 21 यदि आप इंस्टॉल करते हैं, किसी कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, तो जैसे 29 ग्रुप जो बने हुए हैं और डिफ़ॉल्ट, वैसे ही लेजर भी इसमें 81 के समथिंग बने हुए हैं। मतलब आपको वो लेजर मास्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि कोई किसी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप मास्टर से जाके, अकाउंट मास्टर से जाके उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस भी बताया गया है कि आप अकाउंट मास्टर को कैसे बनाएंगे। ऐड अकाउंट लेजर, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ पर मास्टर मिलेगा, मास्टर में अकाउंट मिलेगा, अकाउंट में ऐड करेंगे तो आप एक नया अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। कोई अकाउंट मास्टर को मॉडिफाई करना है, उसमें कोई सुधार करना है तो मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, फिर वहाँ मास्टर मिलेगा, मास्टर के अंदर एंटर करेंगे, फिर अकाउंट मिलेगा, अकाउंट के अंदर एंटर करेंगे, फिर वहाँ मॉडिफाई में जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए भी आपको मॉडिफाई तक वैसे ही जाना है और वहाँ पर आपको प्रेस F8 दबाना है। सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो कौन सा लेजर आपको डिलीट करना है, उसके बाद प्रेस F8 करेंगे। F8 करने के बाद आप उस अकाउंट लेजर को डिलीट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने डिलीट के लिए आएगी F8 प्रेस करने के बाद, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट अननेसेसरी अकाउंट लेजर, तो यहाँ पर हमारे सामने जो लेजर पहले से क्रिएटेड है उन्हें हमें डिलीट करना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी कि आप उसे कहाँ से जाकर डिलीट करेंगे। ये एड्रेस दिया हुआ है, आपको नोट्स जब मिल जाएंगे तो आप ये एड्रेस में जाना, डिलीट अकाउंट लेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट मॉडिफाई, सेलेक्ट लेजर। ये लेजर आपको लिस्ट में से मिलते जाएंगे, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, F8 प्रेस करते जाना और आप ये लेजर को डिलीट कर देंगे। कुछ लेजर यदि डिलीट ना हो उसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो रहा है, वाउचर टाइप में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए वो डिलीट नहीं होंगे। लेकिन जितने लेजर आपको यहाँ दिख रहे हैं उसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, महालक्ष्मी सॉफ्टवेयर हमने एक कंपनी क्रिएट किया था जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 था। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली जो है लेजर क्रिएट करने हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिसका ग्रुप होगा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, और ओपनिंग बैलेंस इसमें नील, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है वो आपको रखना है। ऑडिट फीस पेबल आपको क्रिएट करना है जो कि प्रोविजनल एक्सपेंसेस पेबल ग्रुप के अंदर जाएगा, जिसका ओपनिंग बैलेंस 4500 है। इस प्रकार आपको ये सारे लेजर जो है लिस्ट में दिए हुए 53 लेजर ये आपको क्रिएट करने हैं। कुछ प्री डिफाइंड लेजर हैं उसको क्रिएट नहीं करना, उसको मॉडिफाई करके आपको जो ओपनिंग बैलेंस यदि दिया हुआ है तो वो ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है। तो यहाँ पर ये बैलेंसेस जो दिए हुए हैं ये क्या है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे कोई व्यापारी ये बोले कि मेरा अभी मैनुअल अकाउंट था, मैं अभी कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन आप जब मेरा काम करेंगे बिजी में तो 1 अप्रैल 2020-21 का आपको काम मिल रहा है यदि, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लेंगे। तो बैलेंस शीट लेने के बाद आपको 2 साइड मिलेंगे, एक लायबिलिटी साइड होगा और दूसरा एसेट साइड होगा। उसमें कुछ बैलेंसेस लिखे होंगे, तो सारे बैलेंसेस 31 मार्च 2020 के क्लोजिंग बैलेंस है और हम काम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से, तो 1 अप्रैल 2020 के लिए वो ओपनिंग बैलेंस कहलाएंगे। तो वो लेजर जो है सारे आपको क्रिएट करने होंगे लास्ट बैलेंस शीट से देख के, और सारे लेजर को क्रिएट करते समय उसके यदि जो बैलेंसेस दिए होंगे वो आपको ओपनिंग बैलेंस में डालना होगा। उसके अलावा उसी बैलेंस शीट में ही आगे आप देखेंगे
कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मिलेगा। तो वो जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, वहाँ से आप सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उसके कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर का टोटल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके कोई भी बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस के तौर पे नहीं देना है, लेकिन उससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स, ये सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको उस फर्म में जो यूज़ हुए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये वही है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो थी वो हम क्रिएट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस नोट्स के थ्रू बनानी है। तो ये कैसे बनाना है मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। तो चलिए, ये लेजर हम जितने भी दिए हुए हैं बिजी में हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। तो बिजी हमने ओपन कर लिया है। बिजी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा महालक्ष्मी सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम काम कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट होने लगे हैं। सबसे पहले हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर आज समझ रहे हैं, तो मास्टर में मैं एंटर करता हूँ। तो अभी हमने अकाउंट ग्रुप के बारे में समझा है। तो अकाउंट ग्रुप की जो लिस्ट है जो शुरू में आपको नोट्स में दी गई थी, वो जो है वो कहाँ से हम देखेंगे। आप अकाउंट ग्रुप में एंटर करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, स्क्रीन में एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरा अकाउंट ग्रुप दिखने लग जाएंगे। 29 जो अकाउंट ग्रुप दिए हुए हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हम अकाउंट के बारे में समझ रहे हैं कि अकाउंट कहाँ से क्रिएट होंगे, मॉडिफाई कहाँ से होंगे, लिस्ट से कैसे देखे जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे लेजर जो आपके बने हुए हैं, प्री डिफाइंड लेजर, जो मैंने आपको बोला था कि आपको ये डिलीट करना है, तो आप सारे मास्टर जो है उसको डिलीट कर देंगे। जैसे मैं बैंक चार्जेस में एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद से आप उस मास्टर को डिलीट कर सकते हैं। ओके किया, ये मास्टर आपका डिलीट हो गया। जैसे कमीशन ऑन सेल, इसको मुझे डिलीट करना है, मैंने F8 प्रेस किया, डिलीट कर दिया। ये जो अननेसेसरी मास्टर हैं या जो मुझे पूरा खाली करना है, ये मास्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी फर्म के हिसाब से नए मास्टर क्रिएट करने हैं, तो आप ये सारे मास्टर को डिलीट कर देंगे। हालांकि ये सभी मास्टर को डिलीट करने का एक दूसरा तरीका और है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अकाउंट मास्टर बाद में इसलिए मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपके डिलीट करने की, मॉडिफाई में जाने की प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए आप एक एक करके ही उसको डिलीट करेंगे। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, सारे लेजर मास्टर कैसे बनाना है, जो आपको नोट्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने जो दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जिसे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिन में बनाना है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मैंने टाइप किया। ये ग्रुप आपको यहाँ पर 29 जो ग्रुप मैं आपको अभी समझाया है वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो लेजर आप बना रहे हैं वो किस नेचर का है, किस ग्रुप के अंदर जाएगा, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते समय। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किस ग्रुप में जाएगा। तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो सारे के सारे आप ग्रुप को अच्छे से पढ़िए, समझिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आपको यदि मुझसे पर्सनल बात भी करनी है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी हमको इसको किस में बनाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है क्या, इसमें ओपनिंग बैलेंस हमें यदि दिया है तो हम डालेंगे, नहीं तो 0 लिख के सेव करेंगे। एंटर करते हुए मैं कहाँ गया, सेव में एंटर किया मैंने, ये लेजर क्रिएट हो गया। तो उसके बाद जो दूसरा लेजर मेरे पास दिया हुआ है वो क्या है, ऑडिट फीस पेबल का। तो ऑडिट फीस पेबल इस प्रकार से क्रिएट होगा। ग्रुप प्रोविज़न ग्रुप के अंदर जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 4500 का, ये मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है 4500, और ये इसके नेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर जो है डेबिट और क्रेडिट कर देगा। यहाँ देखिए
CR हो गया, C लिखा है मतलब क्रेडिट होने वाला है, D लिखा है मतलब डेबिट होने वाला है। तो यहाँ से आप इसको एंटर करते हुए जाएंगे और सेव करेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम उसको खाली छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेजर है वो है बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट टाइप करेंगे, ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर, इनकम में इनडायरेक्ट। ओपनिंग बैलेंस इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए एंटर करते हुए मैं इसको सेव करूँगा। अगला जो लेजर दिया हुआ है बोनस टू स्टाफ, तो बोनस टू स्टाफ ये एक लेजर हो गया। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और वो भी इनडायरेक्ट या एडमिन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ आज। मुझे सेव बटन में आने के लिए बार बार एंटर करना पड़ रहा है। अब मुझे यहाँ पर बार बार एंटर ना करना पड़े और डायरेक्ट सेव हो जाए तो उसके लिए F2 बटन होता है जिससे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं इसको कि F2 से क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी होता है नीचे F2 मतलब डन। उसके बाद बिल्डिंग एक लेजर दिया हुआ है BUILDING बिल्डिंग्स, जो हमारे लिए क्या है फिक्स्ड एसेट्स है। और यहाँ पर इसकी बिजी की खास बात यह है कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ट भी आपका बन जाता है, मतलब कितना डेप्रिसिएशन एक साल में लग रहा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है 5,75,000, तो यहाँ पर 5,75,000 में लिखता हूँ। तो ये नेचर जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था तो ये DR/CR ऑटोमेटिक आ जाता है। यहीं पर यदि इसका क्रेडिट बैलेंस करना है तो मुझे C लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, लेकिन इसका बैलेंस डेबिट है इसलिए यहाँ पर D लिख के मैं एंटर करूँगा और F2 से सेव करूँगा। इसी प्रकार अगला लेजर क्या दिया हुआ है कैश। तो कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको डिलीट नहीं करना है आपको। एंटर करूँगा तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने एरर आएगा, इनवैलिड डेटा मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो लेजर बना हुआ होता है उसका आप रिपीट कर रहे हैं तो आपके सामने ये इनवैलिड डेटा मतलब वो दोबारा नहीं बन पाएगा। तो यदि आपको कैश के लेजर में कुछ ओपनिंग बैलेंस डालना है तो आप क्या करेंगे मॉडिफाई में जाएंगे, कैश को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये बना हुआ है इसीलिए हम मॉडिफाई में जा रहे हैं और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यदि दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल के इसको F2 से सेव कर लेंगे। अभी मुझे क्या करना है नया मास्टर क्रिएट करना है। तो मैं वापस से ऐड में आया, कैश परचेज कैश सेल ये दो लेजर मुझे बनाने हैं। कैश परचेज जो बनेगा परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर, ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं। ऐसे ही कैश सेल्स कॉपी पेस्ट की कमांड भी इसमें चलती है, ग्रुप सेल्स और F2 से सेव किया। ये सारे ग्रुप आपको इसमें दिए हुए हैं कि कौन सा मास्टर आप जो बना रहे हैं वो किस ग्रुप के अंदर जाएगा। ऐसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2546 ये ब्रैकेट जो मैंने लिखा है वो है क्या। ऐसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यदि मेरे दो लेजर होते तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि ये कौन सा लेजर है किस में हमें एंट्री करना है। तो यह मैंने जो लास्ट के डिजिट हैं अकाउंट नंबर के वो मैंने यहाँ टाइप कर लिया तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन सा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लेजर है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे लेजर क्रिएट करना है। टू 546 मेरे ख्याल से यही अकाउंट नंबर दिया हुआ है। ये जाएगा किस ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर मैंने बैंक लिखा, ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है मेरे सामने 15,230 तो 15,230 मैंने एंटर किया और इसको F2 से सेव किया। इसी प्रकार जो आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं ये सारे लेजर आपको बिजी में जो आपने कंपनी बनाया महालक्ष्मी सॉफ्टवेयर उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 रखा था, इस सारे लेजर आपको क्रिएट करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एक एक करके, आप लोग भी सारे लेजर क्रिएट करेंगे। अगला लेजर है स्टॉक का, स्टॉक लेजर में यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर
फिर इनवैलिड डेटा बताया। इसका मतलब ये है कि ये मास्टर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा आ रहा है या एरर आ रही है, आपको समझ में भी आएगा कि ये मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब पहले से बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यदि ओपनिंग बैलेंस डालना है तो ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना दिया हुआ 13,30,590 रुपीज़। ये मुझे ओपनिंग बैलेंस डालना था किसमें, स्टॉक के लेजर में, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि ये बन चुका है। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, स्टॉक का लेजर में सेलेक्ट करूँगा और वापस से मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आऊँगा 13,30,590। एक बार और चेक कर लेते हैं, 13,30,590 एंटर किया, सेव किया। अभी मैं मॉडिफिकेशन में हूँ, मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा, ऐड में जाना पड़ेगा और आगे के लेजर में ऐसे ही क्रिएट करूँगा। टाटा शेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जाएगा, ये बैलेंस है इसका 7,500। एफ2 को सेव किया, टारमेक कंपनी सन्डी डेटर्स में बनेगा ये, टारमेक कंपनी सन्डी डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस 8,500। यूनिवर्सल स्टोर, इस ग्रुप के अंदर बनेगा सन्डी क्रिएटर। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसमें 17,900 का। F2 से सेव किया, उसके बाद वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनेगा, इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। वर्ल्ड टेलीविज़न, यह हमारे लिए क्या है, सन्डी डेटर्स, मतलब इसको हम माल सेल करते हैं, उधार बेचते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब इससे हमको कितने लेने हैं अभी 79,200 लास्ट ईयर के। तो इस प्रकार से हम सारे लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। 53 लेजर आपको दिए हुए हैं, इसमें से कुछ लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, मॉडिफिकेशन के थ्रू आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। और ये बनने के बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे 1 अप्रैल 2020 का, कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ताकि जो हमारे मास्टर क्रिएट किए हैं वो सही है कि नहीं। तो आपको चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है। और ट्रायल बैलेंस में जाने के लिए कहाँ से जाएंगे, ये एड्रेस भी दिया हुआ है, डिस्प्ले ऑफ ट्रायल बैलेंस अल्फ़ाबेटिकल, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले ऑप्शन में ट्रायल बैलेंस में जाना है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अल्फ़ाबेटिकल सेलेक्ट करना है, बैलेंस ओनली में जाना है, ऑल अकाउंट को सेलेक्ट करना है। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने तो लेजर क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है, क्लोजिंग ट्रायल अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंस ओनली, ऑल अकाउंट, और यहाँ पर 1 अप्रैल का ट्रायल बैलेंस आपको देखना है। ये जो ट्रायल बैलेंस आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑडिट फीस पेबल, बिल्डिंग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, फर्नीचर, ये सारे लेजर जो है आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा है 1 अप्रैल का, ऑडिट फीस पेबल, बिल्डिंग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल अकाउंट। तो ये टोटल जो है आपका ट्रायल बैलेंस 27,76,420 रुपये का आ जाना चाहिए। और हमारा कितना आ रहा है, 27,29,920 रुपये का। मतलब यदि हम डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है, 27,76,420।
अब यदि मुझे यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है दोनों के बीच में कितना है, 27,76,420 और 27,29,920, तो मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे बिजी सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर साइड में बटन बार में आप देखेंगे यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे तो आ जाता है। यहाँ पर 27,76,420 जो आना चाहिए और जो है हमारा आ रहा है 27,29,920, मतलब 46,500 रुपये का डिफरेंस मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। 46,500 रुपये का डिफरेंस, ये क्यों आ रहा है मुझे चेक करना पड़ेगा। 46,500 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पर मुझे चेक करने के लिए पूरे लेजर जो दिए हुए हैं इसको वापस से चेक करना पड़ेगा। तो हम यहीं से मिला लेते हैं। ऑडिट फीस पेबल, ऑडिट फीस पेबल 5,75,000। उसके बाद आ रहा है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 15,230, 15,230, 240, 240, 25,800, 25,800। उसके बाद है गुरु एंटरप्राइजेस का 75,000, तो 75,000 ये भी है। 10,500 ये आपका जो दिया हुआ ये सही है, इसको अपन को टैली करना है, वहाँ पर वो आ रहा है कि नहीं 10,500, तो 10,500 एल शेयर का भी आ गया। महेश कैपिटल लगाओ 21,15,700, यहाँ पर 21,15,700। उसके बाद है मोटर कार 3,20,000, 3,20,000। म्यूचुअल ट्रस्ट लोन 96,000, यहाँ पर आप चेक करेंगे 96,000 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये गलत इसलिए भी किया गया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपका भी ट्रायल बैलेंस गलत हो सकता है, तो उसे ढूंढेंगे कैसे, उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली वो भी मैं समझा रहा हूँ। और ये आपको ये सारी चीज़ें आना भी चाहिए कि कौन सी गलती हुई है, कैसे चेक किया जाएगा, कहाँ पर उसको गलती को पकड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको भी बनना चाहिए। तो ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है सही है, ये हम चेक करेंगे हमारे पास जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, टैली हो रहा है कि नहीं। तो नमन लोन अकाउंट 50,000 हम अपने अकाउंट में दिख रहे हैं, नमन लोन अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नरेश एंड कंपनी का बैलेंस कितना होना चाहिए, 6,500, यहाँ पर 6,500। फिर उसके बाद 1,000, 35,500। फिर उसके बाद है 2,500, फिर 4,600, फिर उसके बाद है 1,50,000, 1,50,000। एसएन एंटरप्राइजेस का बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड आ रहा है और हमारे पास एसएन एंटरप्राइजेस का लेजर क्रेडिट साइड आ रहा है, और यही डिफरेंस हमारा अभी हमने कैलकुलेटर में चेक किया था, तो यही हमारा लेजर का डिफरेंस आ रहा था। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है और यहाँ पर डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एसएन एंटरप्राइजेस जो है वो हम चेक करते हैं वो किस ग्रुप में बना हुआ है। एसएन एंटरप्राइजेस जो आपको नोट्स दिए हुए वो दिखेगा आपको यहाँ पर। एसएन एंटरप्राइजेस जो है वो सन्ड्री डेटर्स है, 46,500 का डेबिट बैलेंस है। और यहाँ पर मैंने जो बनाया है एसएन एंटरप्राइजेस किस ग्रुप के अंदर बना हुआ है वो अभी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका बैलेंस 76,500 रुपये दिख रहा है। इसको मुझे चेक करना है, तो कैसे करेंगे, एस्केप करने के बाद हमें मास्टर में ही जाना है, अकाउंट में मॉडिफाई और एसएन एंटरप्राइजेस। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इसकी ग्रुपिंग सही है कि नहीं, तो यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग गलत हो चुकी है, ये सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। तो आपके लिए ग्रुप कितना ज़रूरी है वो आपने यहाँ से समझ चुका है। यदि आपने कोई ग्रुप गलत दिया है तो उसका सारा इफेक्ट वहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। मैंने यहाँ डी लिख के एंटर किया, F2 से वापस सेव किया। अब मैं अपना ट्रायल बैलेंस चेक करता हूँ कि कितना आना चाहिए, तो मैं वापस से ट्रायल बैलेंस में गया, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ओनली, ऑल अकाउंट, 1 अप्रैल का देखना है मुझे। तो क्या ये ट्रायल बैलेंस 27,76,420 का आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो मेरी जो गलती थी वो मैंने ढूंढा, मेरे पास जो नोट्स दिए हुए हैं वो सही है और उसका ट्रायल बैलेंस सही आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते, क्रॉस चेक कर सकते हैं
कि आपका 27,76,420 बैलेंस आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको देखना है ट्रायल बैलेंस को ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले ऑफ ट्रायल बैलेंस। डिस्प्ले ऑफ ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद यहीं पर आपको ग्रुप दिखाई देगा, बैलेंस ओनली। 1 अप्रैल का हम बैलेंस देखना चाह रहे हैं, ओके में एंटर किए तो देखिए यहाँ पर आपको जो ट्रायल बैलेंस है ये ग्रुप वाइज दिखाने लगा। कैपिटल अकाउंट टोटल कितना है, करंट एसेट्स टोटल कितनी है, ये प्राइमरी, ये सब ग्रुप आ गए इसके। करंट लायबिलिटी के अंदर जो जो आपने अकाउंट मास्टर बनाए थे वो आपको बैलेंसेस के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। फिक्स एसेट्स टोटल कितनी है, इन्वेस्टमेंट टोटल कितने हैं, लोन लायबिलिटी टोटल कितनी है वो आपको दिखाई दे रहा है। सब ग्रुप के अंदर जो मास्टर आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये जो ट्रायल बैलेंस है ये ग्रुप वाइज है। इसके अंदर आपको एंटर करके देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि बैंक ओडी ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर बना हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर बने हुए हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कौन से लेजर बने हुए हैं, प्रोविज़न के अंदर कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी अकाउंट मास्टर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली रिपोर्ट दी हुई है वो दी हुई है हायरार्चिकल ट्रायल बैलेंस। हायरार्चिकल आपको कैसे देखना है, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ट्रायल, हायरार्चिकल, बैलेंस ओनली और बैलेंस ओनली में रिपीट आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर मेरे सामने ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ट्रायल, हायरार्चिकल, बैलेंस ओनली, ऑल अकाउंट में जाने के बाद एंटर किया मैंने। तो यहाँ पर मेरे सामने जो डिटेल आ रही है ट्रायल बैलेंस की, कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप बने हुए हैं या कौन से मास्टर बने हुए वो दिखा रहा है। करंट एसेट्स, इसके अंदर बैंक अकाउंट, कहने का मतलब हायरार्चिकल का की डिटेल जो है वो डिटेल व्यू में आएगी, मतलब लेजर, उसके अंदर सब ग्रुप, उसके अंदर मास्टर, उसके अंदर सब ग्रुप, उसके अंदर मास्टर, जो आपने बनाया ये पूरा डिटेल वाइज आपको शो होने लगा। उसके बाद आपको जो रिपोर्ट देखनी है कुछ इस प्रकार से हायरार्चिकल रिपोर्ट मिलेगी आपको। अगला जो चैप्टर है वो स्टॉक क्रिएशन का है, इन्वेंटरी मास्टर बोल सकते हैं इसे हम। तो वो कहाँ से जाके अब हम बनाएंगे वो हम समझते हैं। तो मास्टर में हमने अभी अकाउंट मास्टर, अकाउंट और अकाउंट ग्रुप, ये 2 चीज़ समझी है। अकाउंट ग्रुप जो होते हैं 29 ग्रुप होते हैं, अकाउंट जो बनाने होते हैं वो अकाउंट ग्रुप के ही अंडर बनते हैं। जो आपको 53 मास्टर जो बनाने के दिए थे वो अकाउंट से जाके बनाने हैं और वो किसी न किसी एक अकाउंट ग्रुप के ही अंदर बनेंगे ये। इसके बाद अब आपको क्या क्रिएट करना है, आइटम मास्टर। तो आइटम मास्टर है, आइटम ग्रुप है, ये सब क्या है ये हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक क्रिएशन में आइटम ग्रुप। तो जैसे अकाउंट ग्रुप दिया हुआ था, यहाँ पर आइटम ग्रुप दिया हुआ है। अकाउंट ग्रुप 29 दिए हुए थे बिजी में, लेकिन यहाँ पर आइटम ग्रुप कितने दिए हुए वो देखते हैं। तो आइटम ग्रुप में मैं एंटर करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, तो यहाँ पर आइटम ग्रुप 1 दिया हुआ है, जनरल। ये डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप दिया होता है, मतलब आप जनरल ग्रुप में बना सकते हैं। अब ये आइटम ग्रुप होते क्या हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको उसको क्रिएट करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर आइटम ग्रुप क्या होते हैं, जैसे हमें किसी एक बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल लेना होगा। जैसे कि मैं कंप्यूटर शॉप का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे लैपटॉप एक ग्रुप हो गया, मेरे पास कितने लैपटॉप है वो पता करना है। और जैसे डेल लैपटॉप हो गया, HP लैपटॉप हो गया, लेनोवो का लैपटॉप हो गया, इसमें बहुत सारे मॉडल होंगे, कंपनी ब्रांड अलग अलग हो गया। तो लेकिन है तो वो लैपटॉप, इसलिए मैं लैपटॉप एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास टोटल लैपटॉप कितने रखें वो पता लग जाए। कीबोर्ड एक ग्रुप हो गया, इसमें जितने भी कंपनी के कीबोर्ड होंगे, चाहे वो मल्टीमीडिया हो, सिंपल हो, वायरलेस हो, लेकिन वो है कीबोर्ड, टोटल कीबोर्ड कितने रखे वो देखना चाहता हूँ। तो वो मैं आइटम ग्रुप क्रिएट करके देख सकता हूँ। अगला दिया हुआ है इसमें, इसको कैसे बनाना है आपको आइटम ग्रुप को।
सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वहाँ पर मास्टर मिलेगा, मास्टर में आइटम ग्रुप मिलेगा, आइटम ग्रुप में ऐड में एंटर करने के बाद आप एक आइटम ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, एक कंप्यूटर शॉप का ही एग्जांपल दिया हुआ, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, माउस और प्रिंटर, और ये भी आपसे पूछेगा कि ये क्या प्राइमरी ग्रुप है या सब ग्रुप है। तो आप कोई भी ग्रुप यदि बना रहे हैं तो उसको प्राइमरी या सब ग्रुप भी बना सकते हैं। तो अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, हम आइटम ग्रुप में एंटर करें, यहाँ पर हम कीबोर्ड, यहाँ पर प्राइमरी यस करना है, आपको सेव करना है। अगला जो ग्रुप दिया हुआ है वो है सीपीयू, फिर मॉनिटर, तो सीपीयू, मॉनिटर, फिर उसके बाद दिया हुआ है माउस और प्रिंटर, ये मैंने पूरे 5 ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब उसको यदि मुझे देखना है तो कहाँ से देख सकता हूँ, लिस्ट से देख सकता हूँ एक साथ। ये 5 मैंने आइटम ग्रुप बना चुके हैं। अब जो भी सीपीयू यदि आएंगे वो सीपीयू ग्रुप में चले जाएंगे, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड ग्रुप में चले जाएंगे, मॉनिटर है तो मॉनिटर ग्रुप में चले जाएंगे। ये प्री डिफाइंड है, जनरल, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, पहले से बना होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसे कैसे बनाना है एक स्क्रीन के थ्रू दिखाया गया है, जो इसको आप देख के भी समझ सकते हैं, अभी मैंने क्रिएट करके भी बता चुका हूँ। इनेबल ऑफ आइटम कैटेगरी, अब आइटम कैटेगरी इसे एक्टिवेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, फीचर एंड ऑप्शन में जाकर इन्वेंट्री फीचर में दिखाई दे रहे मेंटेन आइटम कैटेगरी के ऑप्शन को टिक करेंगे और F2 से सेव कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है एड्रेस में आपको वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर एंड ऑप्शन में जाना है, फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में आपको मेंटेन आइटम कैटेगरी को यस करना है, सेव करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके सामने ये फीचर इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है ऑप्शन, बिजी में आइटम कैटेगरी को आइटम ऐड करते समय ही क्रिएट करना होगा, मतलब इसको अलग से कहीं क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तब वहाँ से जाके आप डायरेक्ट आइटम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। और कोई भी मास्टर क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की लिखी हुई है, जैसे हमारे सामने कोई मास्टर दिख नहीं रहा है और उसको उसी जगह पे हमें क्रिएट करना है, डायरेक्ट क्रिएट करना है, तो आप शॉर्टकट की F3 का यूज़ कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है मटेरियल सेंटर या गोडाउन बोलते हैं, तो इसे इनेबल करने के लिए लिखा हुआ है, देखिए एड्रेस लिखा हुआ है कहाँ जाना है। इसे एक्टिवेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, फिर फीचर एंड ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद इन्वेंट्री फीचर में दिखाई दे रहा है इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री का ऑप्शन को टिक करना होगा और F2 से सेव कर लेंगे। नोट क्या दिया हुआ है, इनेबल या टिक ऑफ मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल, ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया, फीचर एंड ऑप्शन में गया, यहाँ पर मुझे कहाँ जाने के बोल रहा है, इन्वेंट्री फीचर में, फिर यहाँ पर इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री को आपको क्या करना है, आपका डिसेबल होगा, यहाँ पर आप टिक करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ऐसा ओपन होगा, इसको भी टिक करना है आपको। इसका मतलब क्या है, मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल, आइटम लेवल पर वो आपसे गोडाउन पूछेगा कि ये जो आइटम है वो किस गोडाउन में जाकर रखा जा रहा है। उसके बाद आपको F2 से इसको सेव करना है। और गोडाउन आपको क्रिएट करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, आप मास्टर में जाएंगे, यहाँ पर मटेरियल सेंटर मिलेगा, मॉडिफायर में देखते हैं कौन सा एक मास्टर बना हुआ है, मेन स्टोर, ये डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है मेन स्टोर। आपको नया गोडाउन बनाना है तो क्या करेंगे, हम ऐड में जाएंगे, और एक जो आपको गोडाउन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है वो है वेयर हाउस, जिसका प्रिंट नेम वेयर हाउस रहेगा, ग्रुप गोडाउन रहेगा, स्टॉक अकाउंट स्टॉक रहेगा, और रिफ्लेक्ट इन स्टॉक इन बैलेंस शीट यस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैं वेयर हाउस ग्रुप जो है गोडाउन में डालना है, इसको स्टॉक अकाउंट में स्टॉक देके यदि उस वेयर हाउस का एड्रेस लिखेंगे और सेव कर देंगे, तो ये मेरे पास 2 गोडाउन क्रिएट हो चुके हैं।
कैसे क्रिएट करना है ये स्क्रीन पे भी आपको दिखाया गया है, जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा चुका हूँ। उसके बाद यूनिट तो यूनिट हम कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट होती क्या है। तो यूनिट जो होती है, हमारा जो स्टॉक है उसको हम किस मात्रा में नाप रहे हैं, मतलब क्या हम उसको लीटर में नाप रहे हैं, या हम क्विंटल में नाप रहे हैं, या टन में नाप रहे हैं, या नंबर में नाप रहे हैं, नग में नाप रहे हैं, पीसेस में नाप रहे हैं। तो ये सारी यूनिट हमको क्रिएट करनी होती हैं। तो बिजी में बहुत सारी यूनिट बनी होती हैं, तो वो हम देखते हैं कहाँ से जाके यूनिट में जाएंगे। मॉडिफाई में मैं जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इतनी यूनिट पहले से बनी होती है, डज़न, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, नॉट एप्लीकेबल, मतलब कोई भी यूनिट यदि इस्तेमाल नहीं करना है, पीसेस, टन, यूनिट। तो ये यूनिट हमारी क्रिएट है। यदि हमें नई यूनिट बनानी है तो हम क्या करेंगे, ऐड में जाके हम उसको नई यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें बनाने के लिए बोला गया है नोट्स में क्या, नोज, लीटर और क्विंटल। प्रिंट नेम में नोज, लीटर और क्विंटल ही रहेगा। तो यहाँ पर NOS, नोज मतलब नग, लीटर के लिए LTR और क्विंटल के लिए QTL। ये मैंने 3 यूनिट क्रिएट कर लिया। मुझे देखना है टोटल मेरे पास कितनी यूनिट हो गई है। ये देखिए क्विंटल भी ऐड हो गया, लीटर भी ऐड हो गया और नोज भी ऐड हो गया। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, कैसे बनाना है ये आपको दिखाया है स्क्रीन पे। आइटम अब ऐड करेंगे हम, जो हमारे आइटम है, स्टॉक है, वो उसको कहाँ से अब लास्ट में हमें बनाना है। अब सारे आइटम जो है किसी न किसी उसकी कैटेगरी में डालना है कि किस गोडाउन में कितना रखा हुआ है। ये लास्ट ईयर का स्टॉक दिया हुआ है जिसको हम ओपनिंग बैलेंस में डाल रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो कहाँ से हम क्रिएट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में जाएंगे, मास्टर में आइटम में जाएंगे, आइटम से ऐड करेंगे। और यहाँ नोट दिया हुआ है कि ऐड आइटम कैटेगरी प्रेस F3 फॉर डायरेक्ट क्रिएशन। आपको जो आइटम कैटेगरी दी हुई है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, F3 से उसको डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आइटम कैटेगरी आपके सामने दी हुई है, सिंपल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस। ये आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे समझाया गया है, जैसे कि इंटेक्स कीबोर्ड आपको बनाना है। यह नीचे आपको दिया हुआ नोट्स में इंटेक्स कीबोर्ड प्रिंट नेम में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ग्रुप में है कीबोर्ड देना है। कैटेगरी जो है वो आपकी खाली रहेगी। कैटेगरी आपकी इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पे पूछेगा कि किस कैटेगरी में डालना है, तो जो कि ब्लैंक रहेगा तो आपको यहाँ पर F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद जो कैटेगरी इसकी होगी वो कैटेगरी आप क्रिएट करके ओके करेंगे, F2 करेंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी डालेंगे, वैल्यू डालेंगे और सेव कर लेंगे F2 से। अब इसको कैसे क्रिएट करना है वो अपन समझने वाले हैं। इंटेक्स कीबोर्ड, इंटेक्स कीबोर्ड कहाँ जाएंगे हम क्रिएट करने के लिए, आइटम, ऐड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटेक्स KEYBOARD बोर्ड। यहाँ पर ग्रुपिंग पूछ रहा है तो ये किस में जाएगा, कीबोर्ड में जाएगा। अब मेरे सामने पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी मेरे सामने नोट्स में दी हुई है, ये लिखी हुई है कैटेगरी सिंपल कीबोर्ड। तो इसको सिंपल कीबोर्ड मुझे क्या करना है, यहाँ बनाना है। अब यहाँ पर लिस्ट में आ ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँगा, F3 प्रेस करूँगा। तो F3 प्रेस करने से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार आप F3 प्रेस करके डायरेक्ट स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। यूनिट आपको जो देना है वो नोट्स देना है। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी पूछ रहा है तो आपके सामने नोट्स में दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक 650 दी हुई है, तो 650 आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू देखिए लास्ट में लिखा हुआ 1,28,700, 128,700। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो पूछेगा आपसे कि मटेरियल सेंटर मतलब किस गोडाउन में कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो आपके सामने वो डिटेल भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, मेन स्टोर में कितना हुआ है क्वांटिटी रखी हुई है, और वेयर हाउस में तो मेन स्टोर में 256 रखी हुई है। तो यहाँ पर मेन स्टोर का पूछा है तो 256 दे देंगे। उसके बाद वेयर हाउस, तो वेयर हाउस में ऑटोमेटिक बैलेंस जो क्वांटिटी बची थी वो ले लिया और 1,28,700 का ये टोटल आ गया। ये वैल्यू यहाँ से आई, ओके किया मैंने, सेव किया, तो मेरे सामने ये अगला स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया।
ऐसे ही आप अगला आइटम बनाएंगे टीवीएस कीबोर्ड, टीवीएस कीबोर्ड। उसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी देंगे। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कैटेगरी आप F3 से प्रेस करके बना लेंगे। इसका ओपनिंग स्टॉक है 450 का। वैल्यू टोटल दी हुई है 42,700 का, 4,27,500, 4,27,500 का है। तो 4,27,500 ये वैल्यू दी हुई है। इसको अपन सेव करेंगे F2 से। उसके बाद आपसे गोडाउन पूछेगा, तो गोडाउन आपके सामने वाइफरगेट किए गए हैं। 240 मेन स्टोर में रखा हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कहाँ पर, वेयर हाउस पे 210 रखा हुआ है। एंटर किया, सेव किया, ये अगला आइटम भी आपका क्रिएट हो चुका है। लॉजिटेक माउस, ये हमें एक नया आइटम क्रिएट करना है। फिर हम जाएंगे लॉजिटेक माउस, इसको किस में देंगे, किस ग्रुप के अंदर डालेंगे, इसको माउस में। कैटेगरी आप F3 से क्रिएट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो 480 का दिया हुआ है, तो 480 हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया। वैल्यू कितनी दी हुई है 75,840 का, तो 75,840 हमने यहाँ प्रेस किया, F2 प्रेस किया। उसके बाद मेन स्टोर में कितना रखा हुआ है, और मेरे सामने लिखा हुआ 257, यहाँ पर हमने 257 दिया। उसके बाद वेयर हाउस एंटर करके इसको सेव किया। इसी प्रकार हम सारे आइटम क्रिएट करेंगे। कैनन प्रिंटर, ये जाएगा प्रिंटर ग्रुप के अंदर। कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे F3 से। उसके बाद 40 है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 2,08,000, तो 2,08,000 F2 से सेव करा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस गोडाउन में कितना रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ 23 मेन स्टोर में है, बाकी वेयर हाउस में है। सेव किया। उसके बाद नेक्स्ट है टीवीएस प्रिंटर, टीवीएस प्रिंटर में जाएगा ये। उसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी है 40, तो यहाँ पर आपको 40 टाइप करना है। फिर वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू कहाँ से हमको देनी है, ये लास्ट में लिखी हुई है 1,80,000, तो 1,80,000 एंटर किया, F2 से सेव किया। फिर यहाँ पूछ रहा है कि किस गोडाउन में कितना है, तो 14 जो है मेन स्टोर में है। उसके बाद वेयर हाउस में कितना है, ऑटोमेटिक बता दिया 26 है। एंटर करके सेव किया। तो ये मेरे सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बचे हुए थे वो मैंने ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी और वैल्यू वाइज और किस गोडाउन में कितना रखा हुआ वो मैंने उसको यहाँ से क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे अब रिपोर्ट देखनी होगी कि मेरा जो स्टॉक बना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। वो कहाँ से देखेंगे, तो आपको यहाँ नोट्स में भी दिया हुआ है एड्रेस कि कहाँ से जाके आप अपने स्टॉक बनाएंगे, देखेंगे। तो यहाँ से आप जो क्रिएट कैसे करेंगे वो इसकी एक स्क्रीन दी हुई है एग्जांपल के तौर में कि किस प्रकार से आपको व्यू आएगा, आप कैसे यहाँ पर पूरी डिटेल फिलअप करके इसको सेव करेंगे। यहाँ पर देखिए दिख रहा है डिस्प्ले ऑफ स्टॉक स्टेटस। स्टॉक स्टेटस आपको देखना है, एड्रेस क्या दिया हुआ डिस्प्ले में आपको स्टॉक स्टेटस दिखाई देगा। क्लोजिंग स्टॉक अपन देखना चाह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल बैलेंस ओनली, ऑल मटेरियल सेंटर मतलब गोडाउन के साथ, ऑल आइटम के साथ, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार का व्यू आएगा। आपको ये डिटेल डालनी है, फिलअप करनी है। और इतना स्टॉक 13,30,590 का आपका स्टॉक आ जाना चाहिए। टोटल क्वांटिटी कितनी, 1,792। तो ये हम कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टॉक स्टेटस में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे, बैलेंस ओनली में जाएंगे, ऑल मटेरियल सेंटर और आइटम। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस सेटिंग पर कुछ नहीं करना, मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मेरा 1,792 टोटल नग मेरे पास रखे हुए हैं। मेरे स्टॉक जो है 1,792 नग
सारे स्टॉक का दिखा दिया इसने। तो ये तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, अब वैल्यू नहीं दिख रही है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो वैल्यू भी आ रही है नोट्स में, प्राइस भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एस्केप करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको शो वैल्यू ऑफ आइटम का ऑप्शन है, इसको मैं यस करूँगा और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे सामने वैल्यू भी आ चुकी है और प्राइस भी आ चुका है। अब मुझे यहाँ से इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, क्वांटिटी का कॉलम छोटा कर दिया, यूनिट का कॉलम छोटा कर दिया, जैसे हम एक्सेल में करते हैं, कॉलम और विड्थ को माउस के थ्रू विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे स्टॉक को देखना चाहा तो मैं यहाँ से ऑप्शन को मैंने वैल्यू के ऑप्शन को यस किया तो मेरे सामने 12,51,390। अब ये मेरा फिर से कि स्टॉक गलत आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना, 13,30,590। अब मेरे पास जो नोट्स दिए हुए हैं वो सही हैं, इसको मुझे देखना है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं एक एक करके चेक करता हूँ। कैनन प्रिंटर 40 नंबर आ रहे हैं 2,08,000 का। अगला जो है कॉम्पैक्ट CPU 4 नंबर है, 4 नंबर है, टोटल 31,250, ठीक है। कॉम्पैक्ट CPU, कॉम्पैक्ट माउस कितना है, 50 है और 4,400 का है, ठीक है। उसके बाद है इंटेक्स कीबोर्ड 650, 128,700, 650, 128,700। फिर अगला है LG TFT मॉनिटर 45, 115,650, LG TFT मॉनिटर 115,650, ठीक है। अगला दिया हुआ है लॉजिटेक माउस 480, 75,840, 480, 75,840। उसके बाद है आपका सैमसंग मॉनिटर 25, 71,250, 25, 71,250। फिर अगला दिया हुआ है TVS कीबोर्ड 450, 427,500, 427,500। TVS प्रिंटर 40, 180 का, 40, 180 प्रॉपर आ रहा है। कहाँ पर हम मिस्टेक कर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हमारे पूरे स्टॉक हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी आपके सामने पूरे स्टॉक हैं। 128,700, 128,700, 31,250, 4,400, 128,700, 88,000। यहाँ पर हमने गलती कर बैठे हैं। LG CPU, यहाँ पर जो LG CPU है 8 नंबर है लेकिन 88,000 का है। हमने वहाँ क्या टाइप कर दिए हैं, मैंने क्या गलत कर दिया है, 8,800 का दे दिया है, जबकि वो 88,000 का है। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो क्या करूँगा, मैं एस्केप करूँगा। एस्केप करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे आइटम में जाना है, मॉडिफाई करना है। और कौन सा आइटम है ये, हमारा LG CPU। तो LG CPU को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एट क्वांटिटी 88,000, F2 किया। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर 5 नंबर जो है वो उसका प्राइस जो है वो कितने का है, हमारे सामने यहाँ लिखा होगा 11,000 का। तो यहाँ पर हम F10 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन किया हमने। $11,000 मतलब 55,000 का हो गया ये। उसके बाद ये 33,000 का हो गया। 88,000 इस प्रकार से ये टोटल वैल्यू इसकी हमने ठीक कर ली। उसके बाद हमें इसे फिर से कि चेक करना है कि क्या हमारा स्टॉक
ओपनिंग बैलेंस जो है वो सही आ रहा है कि नहीं हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग या हमारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। तो वापस से मैं स्टॉक स्टेटस में गया तो 13,30,590 पे मेरा स्टॉक ठीक आ गया। तो इस प्रकार से एडजस्ट ऑल रो एंड कॉलम फ्रॉम माउस। तो अभी हमने ये माउस से सारी रो और कॉलम को एडजस्ट कर लिए हैं। व्यू ऑल रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉक आइटम लाइक ग्रुप या हायरार्चिकल। आप ये रिपोर्ट आप अपने पूरी देखिएगा जब आप क्रिएट कर लेंगे। तो रिपोर्ट कहाँ से देखना है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ग्रुप वाइज देखेंगे, हायरार्चिकल, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक, अल्फ़ाबेटिकल। ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप वाइज देख सकते हैं, इसको भी हायरार्चिकल के थ्रू देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।